अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों का पहला लेक्चर एक हो चुका है चैप्टर 8 का पार्ट 1, जिसके अंदर हमने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की टाइप, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, अनस्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और हाई लेवल लो लेवल लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ा। तो आज हम देखते हैं आगे कि अगला अब पार्ट 2 में हम क्या देखेंगे कि ओवरव्यू ये हमारा हो चुका है। इसके बाद हम इस पार्ट 2 में हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज देख लेते हैं। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे इसमें इन्होंने टर्बो सी का डायरेक्ट बताना शुरू कर दिया। ये टर्बो सी एक ऐसा टूल है, ये एक इन्वायरमेंट है जिसके अंदर सारे सी लैंग्वेज के प्रोग्राम्स को रन किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। तो हम इसमें आने की बजाय तो अब ये देखें ना, इन्होंने इसके अंदर प्रोग्राम को किस तरह से कंपाइल करना है, कैसे रन करना है, ये चीज़ें। इससे पहले ज़रूरी है कि हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम देख लें, एक प्रोग्राम को रन करके देखें कि टर्बो सी में ये प्रोग्राम कैसे रन होता है। तो उससे पहले हमारे लिए ज़रूरी है कि ये तो पता कर लें कि सी का प्रोग्राम होता किस किस्म का है। तो बेहतर है कि हम लोग पहले उस टॉपिक को स्किप करते हैं, उसको इंशाल्लाह पार्ट 3 में कवर करेंगे। अभी हम बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम इसको देखेंगे। इसमें प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स को, इसमें ये फंक्शन, मेन फंक्शन, इसके अंदर जो डेलिमिटर्स और स्टेटमेंट टर्मिनेटर वगैरह, ये चीज़ें हम इसमें आज देखेंगे, आज कवर करेंगे इस पार्ट में। अगर पीएम सीरीज बुक में देखा जाए तो इनका सीक्वेंस भी इसी तरह का ही है। तो आज इसमें से हम क्या क्या कवर करेंगे: हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज, एडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स, हेडर फाइल्स, मेन फंक्शंस, सी प्रोग्राम स्टेटमेंट्स। ये जो कंपाइलर वगैरह, ये सारी चीज़ें हम इंशाल्लाह नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। जी, अब हम स्टार्ट लेते हैं हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज से। हिस्ट्री इसकी ये है कि 1970 में केन थॉमस के नाम से एक थॉम्स केन थॉमसन केन थॉमसन के नाम से एक साइंटिस्ट था जिसने बी लैंग्वेज डेवलप की थी। बी लैंग्वेज, इस बी लैंग्वेज ने जो है इसमें इस बी लैंग्वेज ये बेस बनी सी लैंग्वेज। इससे फिर 1972 में डेनिस रिट्जी के नाम से एक साइंटिस्ट था जिसने फिर सी लैंग्वेज को डेवलप किया और इंट्रोड्यूस करवाया। ये एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इससे पहले सिर्फ जो था यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की बेस बना के ऑपरेटिंग सिस्टम बनाए जाते थे, यूटिलिटी प्रोग्राम्स या कंपाइलर्स इससे कंस्ट्रक्ट किए जाते थे। इस लैंग्वेज को यूज करते हुए सिर्फ सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाए जाते थे। ये पहले की बात थी, लेकिन आजकल इसके साथ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बनाए जा रहे हैं। जैसे जैसे टाइम गुजरा तो ये चूंकि मशीन इंडिपेंडेंट कर दी गई, और जैसे जैसे टाइम गुजरा एक स्टैंडर्ड वर्जन सी लैंग्वेज का, एक स्टैंडर्ड वर्जन इंट्रोड्यूस करवाया गया। स्टैंडर्ड वर्जन का क्या मतलब है कि इसके सिंटेक्स बिल्कुल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग थे। उसको क्या कहा गया? आंसी सी। कि आंसी यानी अमेरिकन, आंसी का मतलब अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो सी लैंग्वेज है उसको आंसी सी कहा जाता है। कुछ एडवांटेजेस एक दफा इसके देख लेते हैं सी लैंग्वेज के। एडवांटेजेस क्या है कि इट इज इजी टू अंडरस्टैंड, क्योंकि ये ह्यूमन लैंग्वेज के करीब तरीन होती है, तो ये इजी टू अंडरस्टैंड है। मिडिल लेवल लैंग्वेज, इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज क्यों कहा गया? इसको ना हाई लेवल कहा ना लो लेवल कहा, इसको मिडिल लेवल इस सेंस में कहा जा रहा है। लो लेवल इस तरह के ये असेंबली लैंग्वेज से भी करीब, इसको काफी असेंबली लैंग्वेज के फीचर्स सी लैंग्वेज के अंदर है, क्योंकि ये सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर डिवेलप करने के लिए यूज होती थी। तो इसलिए सी लैंग्वेज को असेंबली लैंग्वेज के बहुत सारे फीचर्स सी लैंग्वेज के अंदर हैं और हाई लेवल के फीचर्स भी हैं, तो इसलिए इसको मिडिल लेवल लैंग्वेज भी कहा जाता है। मशीन इंडिपेंडेंट, इसकी लेक्चर 1 में बात हो गई कि हाई लेवल लैंग्वेज किस तरह से मशीन इंडिपेंडेंट है या सी लैंग्वेज किस तरह से मशीन इंडिपेंडेंट है। बिल्डिंग फंक्शंस, इसके अंदर काफी जो है फंक्शंस यूज किए जाते हैं। बिल्डिंग फंक्शंस, इसके अंदर काफी फंक्शंस बने हुए हैं जिसको हम सिर्फ कॉल करके अपना काम निकलवा सकते हैं। हार्डवेयर कंट्रोल, ये हार्डवेयर को, किसी भी हार्डवेयर को कंट्रोल करने या असेस करने के लिए, डायरेक्टली असेस करने के लिए सी लैंग्वेज भी यूज की जाती है। ये इजी टू लर्न एंड यूज है। बेसिस फॉर सी प्लस प्लस, मेन बात सी लैंग्वेज जो है वो सी प्लस प्लस की बेसिस है। सी प्लस प्लस एक एडवांस ऑफ सी लैंग्वेज है जिसके अंदर कुछ ऐसे फीचर्स आ रहे हैं, कुछ ऐसी एडवांसमेंट्स हैं जो कि सी लैंग्वेज में एडवांसमेंट्स हैं। तो सी लैंग्वेज की जो सी लैंग्वेज है उसकी सारे फीचर्स सी प्लस प्लस में भी मौजूद हैं। मॉड्यूलैरिटी, इसमें यही बात है, ये स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, यानी कि इसमें स्मॉलर यूनिट्स या मॉड्यूल्स की फॉर्म में सारा डाटा स्टोर होता है। तो इसलिए इसको ये मॉड्यूलैरिटी का कॉन्सेप्ट भी इसमें आ जाता है, मॉड्यूल वाइज डाटा होता है। अब जो हम अगली जो टॉपिक पढ़ेंगे, अगली बात करेंगे, ये था हिस्ट्री हो गई सी लैंग्वेज की। अगली जो है वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज।
अब बजाय इसके कि हम पहले टर्बो सी पे चले जाएं, पहले हम एक दफा बेसिक स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेंगे और उसको भी टर्बो सी पे यानी कि कंप्यूटर के ऊपर उसके ऊपर रन करके देखेंगे। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज क्या कहती है कि स्ट्रक्चर का क्या मतलब है? स्ट्रक्चर का मतलब है कि किसी भी फॉर्मेट या वे जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखा जा सके, ऐसा फॉर्मेट जिसमें कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखा जा सके, इसको लिखने का तरीकाकार। अच्छा, जैसे आप लोगों से कल बात की कि कोई भी लैंग्वेज हो उसके लिखने की कुछ ग्रामर होती है, उसको लिखने के कुछ रूल्स होते हैं, डिक्शनरी होती है, इसी तरह सी लैंग्वेज के भी कुछ रूल्स हैं जिनको हम सिंटेक्स बोल रहे हैं। तो लिखने के कुछ तरीकाकार है, उस तरीकाकार को फॉलो करना पड़ता है। अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो उसका जो ट्रांसलेटर है सी लैंग्वेज का, दैट इज कंपाइलर, उसको अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाएगा। जब तक अंडरस्टैंड नहीं करेगा, उसको ट्रांसलेट करके मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करके मशीन को नहीं समझा पाएगा। तो इसलिए जरूरी है कि आप एज ए यूजर, एज ए प्रोग्रामर, सी लैंग्वेज का जो है स्ट्रक्चर अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए। तो अच्छा, एक प्रोग्राम लिखती हूँ मैं, यहाँ पे एक प्रोग्राम लिख रही हूँ, हैश इंक्लूड stdio। ये एक एक चीज को, एक एक स्टेटमेंट का क्या मतलब है ये हम अभी गौर से देखते हैं, ठीक है। void main और void और उसके बाद कर्ली ब्रैकेट और उसके बाद प्रिंट f, जिसके अंदर ब्रैकेट्स के अंदर और डबल कोट्स के अंदर वेलकम या जो भी आप पॉइंट लिखना चाहें, एंड में सेमीकोलन और यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गई। अब हम एक एक करके इस पूरे प्रोग्राम को समझने की कोशिश करते हैं कि ये प्रोग्राम है क्या। ओवरऑल मैं आपको बता दूं इस प्रोग्राम का मतलब क्या है। ये कुछ एक्स्ट्रा प्री प्रोसेसिंग है, कुछ चीजें हैं, ये हम देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। ये मेन के अंदर ये एक मेन का फंक्शन है, ये मैं आपको बताती हूँ कि फंक्शन का कैसे लिखा जाता है। मेन का फंक्शन है जिसके अंदर एक स्टेटमेंट है वेलकम, जो कह रही है कि स्क्रीन के ऊपर वेलकम प्रिंट करवा दो। ये स्टेटमेंट का मतलब है। अब हम एक एक करके स्टेटमेंट के मतलब देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले ये वाली स्टेटमेंट, इसको बोलते हैं प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। अब हम जो टॉपिक करने लगे हैं उस टॉपिक की जो हेडिंग है वो आप बुक से भी देख सकते हैं, वो है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। ये क्या कहती है? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स जो होती हैं ये कुछ कमांड्स होती हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो कि प्रोग्राम शुरू करने से पहले दी जाती हैं। अच्छा, आप लोगों को मैंने आपको बताया था कि मॉड्यूलरिटी का कॉन्सेप्ट है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। सी लैंग्वेज एक स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसमें फंक्शंस होते हैं। तो ऐसा होता है, पहले आप इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। ये हमारी वो फाइल है जिसके ऊपर यूजर प्रोग्राम लिखेगा, यूजर ने यहाँ पे प्रोग्राम लिखना है। ये एक बैकएंड पे फाइल है जिसके अंदर बिल्डिंग लाइब्रेरी फंक्शंस पड़ी हुई हैं, ठीक है। इस फाइल को बोलते हैं हेडर फाइल, ठीक है। ये हेडर फाइल है, ये फिलहाल एक फाइल है, इस तरह की कई फाइल्स बैकएंड पे पड़ी होंगी जो कि सी लैंग्वेज ने बिल्डिंग फंक्शंस हमें प्रोवाइड कर दिए हैं, जो कि बने बनाई चीजें हमें मिली पड़ी हैं। बजाय इसके कि यूजर ढेर सारी इंस्ट्रक्शंस लिखे कोई एक काम करवाने के लिए, सी लैंग्वेज ने हमारा काम आसान कर दिया और कुछ फाइल्स हमें ऑलरेडी बिल्डिंग हमें अंदर ही पहले ही बनी हुई मिल गई, जिसके अंदर वो फंक्शंस ऑलरेडी डिफाइन है। अब हमने क्या करना है, हमने उस फंक्शन को अपने यहाँ पे कॉल करना है, अपनी विंडो में जहां पे आप अपना प्रोग्राम बना रहे हैं, यहाँ आप फंक्शन को कॉल करेंगे बाय इट्स रेफरेंस, उसके नाम के साथ, जो भी उसका नाम होगा यहाँ पे। और उस फंक्शन की डेफिनेशन कहाँ मौजूद है, कहाँ पड़ी है, वो आपने प्रोग्राम शुरू होने से पहले ऊपर यहाँ पे इंक्लूड करना है कि ये किस हेडर फाइल से इसकी डेफिनेशन उठानी है, ठीक है। अब लिखने का तरीका क्या है इंक्लूड का। ये हमारा प्रोग्राम है, ये वाली जो फाइल है ना, ये वाला प्रोग्राम है जो हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, अब लिखने का तरीका क्या है कि हैश इंक्लूड और एंगल ब्रैकेट यानी ग्रेटर देन लेस देन के साइन को कह रहे हैं, और stdio.h और ब्रैकेट बंद, ठीक है। ये एक्चुअली तरीका है। अच्छा, अब इसको देखते हैं। यहाँ पे एक stdio.h हैश और इंक्लूड की तो आपको समझ आ गई। हैश का मतलब है कि हम हैश इंक्लूड यानी हम इंक्लूड कर रहे हैं हेडर फाइल को। कौन सी हेडर फाइल को? stdio.h, इसको। अब इसका क्या मतलब है? इसके अंदर जो है ना हम हेडर फाइल का नाम देते हैं एंगल ब्रैकेट के अंदर। stdio का मतलब है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। इस हेडर फाइल के अंदर तमाम वो फंक्शंस पड़े हैं जो कि इनपुट आउटपुट के लिए इस्तेमाल होते हैं। .h का मतलब है कि ये एक्सटेंशन शो कर रहा है। एक्सटेंशन किसकी है? हेडर फाइल की। हेडर फाइल की एक्सटेंशन हमेशा .h होगी, ये एमसीक्यू के लिए याद रख लें। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट stdio.h,
इनपुट का मतलब है कि कुछ भी यूजर से ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम, प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दरमियान, प्रोग्राम को रन करने के दरमियान यूजर से कोई इनपुट लेना। फॉर एग्जांपल आप किसी डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं, वहां पे क्या होता है कि वहां पे बारकोड रीडर होता है, एक एक आइटम, एक एक प्रोडक्ट जो है वो बारकोड रीडर के आगे की जाती है और बारकोड रीडर से उस आइटम को या उस प्रोडक्ट को वो रीड कर रहा होता है। जब प्रोग्राम बना था, जो भी प्रोग्राम वो यूज कर रहे हैं, वो तो बना था बहुत पहले, जो प्रोग्रामर ने बनाया था। अब जो इनपुट आउटपुट की जो प्रोग्राम तो बहुत पहले का बन चुका हुआ है, लेकिन उस टाइम पे एग्जीक्यूट हो रहा होता है, एग्जीक्यूशन के दौरान इनपुट ले रहा होता है बारकोड रीडर से। तो क्या हो रहा होता है कि वो ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम यूजर से इनपुट ले रहा होता है। इस तरह की इनपुट हम भी ले सकते हैं अपने प्रोग्राम में। आउटपुट का क्या मतलब है? आउटपुट का मतलब है कि कुछ भी जो भी रिजल्ट आया है उसको स्क्रीन के ऊपर शो करना, वो आउटपुट है। अब अगर आप ये वाला प्रोग्राम पे एक बार दोबारा नजर डालें तो इसके अंदर एक स्टेटमेंट है अंदर जो है प्रिंट एफ की। प्रिंट एफ का मतलब है कि प्रिंट कर दे स्क्रीन के ऊपर वेलकम को। अब ये प्रिंट एफ एक फंक्शन है, ठीक है, एक फंक्शन है। इस फंक्शन को, इसकी कई स्टेटमेंट्स होंगी बैकएंड पे, बहुत सारी स्टेटमेंट्स होंगी। उन स्टेटमेंट्स का जो एक फंक्शन, एक नाम दे दिया गया है उनको, उसकी डेफिनेशन कहाँ पे है? उसकी डेफिनेशन है stdio.h में। हमने stdio.h को इंक्लूड इसीलिए किया अपने प्रोग्राम में क्योंकि आगे जाके एक प्रिंट एफ की एक स्टेटमेंट हम जो फंक्शन यूज कर रहे थे, ठीक है। अब ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स में एक ये आ गया इंक्लूड करना, सही है। इस तरह के हेडर फाइल, यानी हेडर फाइल को इंक्लूड करना, ये इसका एक पर्पज होता है। हेडर फाइल और भी कई किस्म की होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, stdio.h को ही देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल stdio.h एक हेडर फाइल है। इसके अंदर फंक्शंस कौन कौन से हैं? अभी हमने एक देखा, एक प्रिंट एफ का फंक्शन है। प्रिंट एफ क्या कर रहा है? स्क्रीन पे प्रिंट कर रहा है। अगर आपने कभी भी अपने प्रोग्राम में प्रिंट एफ का फंक्शन या स्टेटमेंट यूज करनी होगी, आपको लाजमी stdio.h की हेडर फाइल को इंक्लूड करना पड़ेगा। अगर आप नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली कंपाइलर उसको नहीं समझ पाएगा, उसकी डेफिनेशन कंपाइलर तक नहीं पहुंच पाएगी और कंपाइलर उसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा, एरर दे देगा। एक और stdio.h में मशहूर तरीन है स्कैन एफ। स्कैन एफ का आप लोग इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे, इनपुट आउटपुट वाले चैप्टर में। ये आउटपुट होता है और ये इनपुट के लिए स्कैन एफ। स्कैन एफ एक फंक्शन है जो कि यूजर से प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन के दौरान इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर एक और है इसका एक फंक्शन CLR, यानी क्लियर स्क्रीन। क्लियर का CLR और स्क्रीन का SCR। इसका क्या तरीका है? ये ऐसे करता है कि फॉर एग्जांपल आपकी एक ये आउटपुट स्क्रीन है, ठीक है। इसके ऊपर एक प्रोग्राम आपने रन किया, उसकी आउटपुट आ गई 1 2 3 लाइंस में उसकी आउटपुट आ गई। फिर आपने एक दूसरा प्रोग्राम रन किया, उसकी आउटपुट उसी के आगे से आएगी, यानी पहले वाले की आउटपुट भी पड़ी होगी और उसके बाद में आगे से अपेंड हो जाएगी और अगली वाली आउटपुट आ जाएगी। जबकि अगर आप चाहते हैं कि नहीं, पहले वाली मुझे आउटपुट, पहले जितने भी प्रोग्राम रन हुए हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें उसकी आउटपुट नहीं चाहिए, हमें सिर्फ वो आउटपुट चाहिए जो हम रिसेंटली प्रोग्राम रन कर रहे हैं, तो आप अपने प्रोग्राम में क्लियर स्क्रीन का एक फंक्शन लगा देते हैं जिसकी डेफिनेशन stdio.h हेडर फाइल में पड़ी है। वो क्या करता है कि जब आपने दूसरा प्रोग्राम रन किया, वो पहले पूरी स्क्रीन को क्लियर करेगा। क्लियर करने के बाद उसमें नई वाली जो करंट प्रोग्राम एग्जीक्यूट कराया उसकी सिर्फ आउटपुट आएगी, ठीक है। ये सारे फंक्शंस वन बाय वन हम पढ़ेंगे। अभी आपको समझाने का मकसद फंक्शन नहीं है, अभी आपको समझाने का मकसद है कि हेडर फाइल क्या होती है, उसको इंक्लूड करने का मकसद क्या है। मकसद यही है कि उस हेडर फाइल के अंदर मल्टीपल फंक्शंस पड़े होते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं फंक्शंस की कि ये stdio.h में ये फंक्शंस हो सकते हैं। तो ये फंक्शंस इसके अंदर पड़े होंगे। अगर आपने ये फंक्शन यूज करना है, उस फंक्शन की डेफिनेशन कंपाइलर को समझाने के लिए उसकी हेडर फाइल लाजमी इंक्लूड करनी पड़ती है। फिर नेक्स्ट आ जाता है एक हेडर फाइल है math.h। .h का मतलब है हेडर फाइल है, ये और हेडर फाइल की एक्सटेंशन है, और मैथ एक हेडर फाइल का नाम है। math.h में कई फंक्शंस होंगे, फॉर एग्जांपल साइन, कॉस, टैन, इस किस्म के फंक्शन जो मैथ से, मैथमेटिकल कैलकुलेशन से रिलेटेड फंक्शन है, वो सारे math.h के अंदर पड़े होते हैं। अगर आपने मैथ का कोई फंक्शन अपने प्रोग्राम के अंदर यूज करना है तो उससे पहले आपको इसका जो हेडर फाइल है दैट इज #include एंगल ब्रैकेट के अंदर math.h, ये इंक्लूड करना लाजमी है। अगर आप इंक्लूड नहीं करेंगे तो आपका जो फंक्शन है वो कंपाइलर को समझ नहीं आएगा, वो उसको समझने से कासिर होगा। नेक्स्ट है एक और है,
वो है conio.h। ये कौन सी हेडर फाइल है? ये भी एक हेडर फाइल है, इसके अंदर मुख्तलिफ फंक्शंस होते हैं, कैरेक्टर से रिलेटेड फंक्शंस होते हैं। ये भी हम आहिस्ता आहिस्ता जब जैसे जैसे हम जो फंक्शंस पढ़ते जाएंगे हम साथ साथ जिक्र करते जाएंगे कि इसकी कौन सी हेडर फाइल है या ये किस हेडर फाइल में ये फंक्शन इसकी डेफिनेशन पड़ी होगी, ताकि हम उसको इंक्लूड कर सकें अपने प्रोग्राम में। तो फिलहाल के लिए हेडर फाइल का ये हमने और इंक्लूड करने का हेडर फाइल का तरीकाकार हमने देख लिया कि बस हैश इंक्लूड और एंगल ब्रैकेट के अंदर हेडर फाइल का नाम लिख देना है। अब एक और प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव आ जाती है। वो क्या होती है? यदि हम प्रोग्राम शुरू करने से पहले का काम कर रहे हैं सारा, अभी प्रोग्राम हमारा लिखना शुरू नहीं किया, अभी हम अपने पहले के काम कर रहे हैं प्रोग्राम शुरू से करने से। अब हमारा कंपाइलर क्या करेगा? एक प्री प्रोसेसिंग स्टेप करेगा। वो क्या करेगा कि जितनी भी ये प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स हैं इनको पहले डिफाइन कर देगा, इनको डिफाइन करेगा और इनकी फंक्शंस को डिफाइन करके फिर कंपाइलर को आगे उसके हैंड ओवर करेगा कि अब कंपाइलर तुम इसको ट्रांसलेट कर दो या कंपाइल कर दो। अच्छा, प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव में एक और डायरेक्टिव होती है जो है डिफाइन डायरेक्टिव। डिफाइन का क्या मतलब है? डिफाइन कहती है कि आपने कांस्टेंट मैक्रोज जो हैं उनको डिफाइन करने के लिए यूज होती है, कांस्टेंट्स को डिफाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैथ में एक चीज है पाई, ये पाई का मैथ में निशान होता है, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है? 3.14 आगे समथिंग, ये कांस्टेंट होती है, ये कभी भी चेंज नहीं होती। आप पूरा का पूरा प्रोग्राम पूरा लिख लें उसके बाद भी इसकी वैल्यू 3.14 ही थ्रू आउट द प्रोग्राम रहेगी, कभी भी चेंज नहीं होगी, कांस्टेंट रहेगी। तो बजाय इसके इस डर से कि कहीं ये प्रोग्राम में वैल्यू चेंज हो ही ना जाए, आप क्या करते हैं? आप डिफाइन कर देते हैं इसको, प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही डिफाइन कर देते हैं कि जहां भी ये चीज आएगी इसका मतलब ये है। फॉर एग्जांपल पाई का ही देख लेते हैं, कैसे डिफाइन करेंगे? हैश, अब इंक्लूड का लफ्ज नहीं लिखेंगे क्योंकि अब हम हेडर फाइल तो इंक्लूड नहीं कर रहे, हम तो डिफाइन कर रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे? हैश डिफाइन पाई को मैं एक वेरिएबल ले लेती हूँ, पी आई, पाई ये मैंने वेरिएबल ले लिया, आइडेंटिफाइड ले लिया, उसके बाद आगे उसकी वैल्यू लिखनी है, दैट इज 3.14। इसका मतलब है कि मैंने डिफाइन कर दिया है पाई को जिसकी वैल्यू हमेशा 3.14 ही रहेगी। इसी तरह एक और तरीका हो सकता है कि हैश डिफाइन सिटी, कि जहां भी सिटी का वेरिएबल आए वहां पे लाहौर ही आएगा। इस किस्म की चीजें डिफाइन, अगर आपने जो चीज आपको कंफर्म है कि थ्रू आउट द प्रोग्राम यही होती हैं या यही होनी चाहिए, तो आप उसको ऑलरेडी पहले ही प्रोग्राम शुरू होने से पहले ही डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गई हमारी प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट है हमारा मेन फंक्शन। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हमारी हो गई है। अब नेक्स्ट पे आ जाते हैं, दैट इज मेन फंक्शन। मेन फंक्शन क्या है? मेन फंक्शन ये फंक्शन होता है, ठीक है। फंक्शन जो होता है उसको पहले फंक्शन लिखने का तरीका मैं आपको बता दूं, फंक्शन कैसे लिखते हैं। यहां पे एक चीज आती है डाटा टाइप या जो भी चीज आती है, फिर आगे फंक्शन का नाम आता है, फंक्शन नेम, और फिर ब्रैकेट के अंदर पैरामीटर्स या आर्ग्यूमेंट्स या जो वो चीजें जो आप फंक्शन को देना चाह रहे हो, ये वो चीजें हैं जो आप फंक्शन को देते हो और ये वो चीजें हैं जो फंक्शन आपको वापसी पे रिटर्न करता है। अब एक फंक्शन है मेन फंक्शन। मेन का मतलब है कि वो फंक्शन जिसके अंदर आप अपना प्रोग्राम लिखेंगे। हमेशा सबसे पहले जब भी प्रोग्राम रन होगा, कंपाइल होने के बाद कंपाइल होगा, रन होगा, तो सबसे पहले मेन फंक्शन एग्जीक्यूट होगा। आप जितने एक्स्ट्रा जो अपने फंक्शंस बनाएंगे या जो बिल्डिंग फंक्शंस यूज करेंगे वो सब मेन फंक्शन के अंदर करेंगे, ठीक है। यानी कंट्रोल सबसे पहले प्रोग्राम का वो मेन फंक्शन पे जाएगा। अब मेन फंक्शन लिखने का तरीका क्या है? वो है void मेन और स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर फिर void। अब इसका क्या मतलब है? इस मेन का मतलब है कि ये फंक्शन का नाम है, ठीक है। इसका मतलब है कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा। आप चाहे तो इधर फंक्शन से कुछ रिटर्न करवा भी सकते हैं। आप यहाँ पे void की बजाय, void का मतलब होता है कुछ भी नहीं, नल। void की बजाय अगर मैं int इंटीजर लिख देती हूँ, मतलब फंक्शन कोई इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। ये void जो है ये है कि फंक्शन कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा, और मेन फंक्शन कभी भी कुछ भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। जो और दूसरे फंक्शन हैं वो एक्सेप्ट कर सकते हैं, इसके अंदर चीजें आ सकती हैं, लेकिन मेन फंक्शन में कभी कोई चीज नहीं, कोई आर्गुमेंट या कोई पैरामीटर पास नहीं होगा, ये इसी तरह ही रहेगा। और फिर फंक्शन को अब स्टार्ट करना है। फंक्शन कैसे स्टार्ट होता है? करली ब्रैकेट से। करली ब्रैकेट जो आप जिसको मिडल ब्रैकेट भी कहते हैं,
कर्ली ब्रैकेट जहां से ओपन हो रही है यहां से फंक्शन स्टार्ट हो रहा है, जहां पे कर्ली ब्रैकेट क्लोज होगी वहां पे फंक्शन एंड हो जाएगा। अब आप इस प्रोग्राम में देखें, void main void ये फंक्शन का नाम, कर्ली ब्रैकेट ओपन हुई, सारी स्टेटमेंट्स कर्ली ब्रैकेट के अंदर आएंगी और यहाँ कर्ली ब्रैकेट क्लोज हो गई। अच्छा, अब एक और इस मेन में बात है, वो कहता है कि बजाय इसके कि आप void मेन और ब्रैकेट के अंदर void लिखें, एक तरीका और है, ये ऑप्शनल है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, ये आप ना भी लिखें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप इसको ऐसे भी लिख सकती हैं, मेन और 2 ब्रैकेट ओपन क्लोज, आप इसको ऐसे भी लिख सकती हैं, void मेन और ओपन क्लोज। ठीक है, आप इसको ऐसे भी लिख सकती हैं, मेन और इस ब्रैकेट के अंदर void, यानी कि आप इसको चाहे लिखें इन दोनों को चाहे ना लिखें तो इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ये मेन फंक्शन के लिए है। सही है, बाकी फंक्शन जो हम पढ़ेंगे उनके बारे में आपको साथ साथ बताते जाएंगे कि ये कैसे होते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाए, ये हो गया मेन फंक्शन हो गया। अब इस लाइन के बाद अगली लाइन क्या है, ये है कर्ली ब्रैकेट। आप देखें कर्ली ब्रैकेट है और साथ ही देखें एक ये भी कर्ली ब्रैकेट है, यानी एक खुल रही है एक बंद हो रही है, ये दोनों का आपस में रिलेशन है। ठीक है, इनको कहते हैं डेलीमीटर्स, डेलीमीटर्स। सही है, जो आपने फंक्शन लिखना है कोई भी वो इन 2 ब्रैकेट्स के दरमियान में लिखना है। अगर आपने ऊपर वाली ब्रैकेट मिस कर दी तो एरर आएगा, नीचे वाली कर दी तो एरर आएगा, दोनों का होना लाजमी है, दोनों पेयर्स का होना इसमें लाजमी है। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आ जाए। नेक्स्ट क्या है, ये ब्रैकेट्स हमने दोनों देख ली। नेक्स्ट है प्रिंट एफ की एक स्टेटमेंट है। प्रिंट एफ क्या होती है इसको डिटेल में हम करेंगे चैप्टर नंबर 10 में, ये आउटपुट की स्टेटमेंट है। फिलहाल के लिए स्टेटमेंट लिखने का एक तरीका देख लें, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ सी प्रोग्राम। सी प्रोग्राम की स्टेटमेंट जिसको लिखने के लिए हमने इतने जतन किए, हमने पहले प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव्स लगाई, हमने मेन फंक्शन बनाया, हमने उसके डेलीमीटर्स बनाए और उन डेलीमीटर्स के अंदर वो स्टेटमेंट लिखी। ये वो एक्चुअल स्टेटमेंट्स हैं जो आप कंप्यूटर को देना चाह रहे हैं कि कंप्यूटर इन इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करे। वन बाय वन आपने सारी सीक्वेंस में जो जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो कंट्रोल वन बाय वन एक एक स्टेटमेंट पे जाता जाएगा और वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती जाएंगी। और जहां जहां फंक्शंस आएंगे, जैसे ये प्रिंट एफ का फंक्शन है तो इसकी डेफिनेशन कहां से लेगा, इसकी हेडर फाइल से डेफिनेशन साथ साथ उठाता जाएगा। सही है, अब यहाँ पे एक ये स्टेटमेंट्स आ गई। अब स्टेटमेंट के आप गौर करें एंड में एक सेमी कॉलन है। ये सेमी कॉलन क्या है, इसको बोलते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। टर्मिनेटर क्या होता है, टर्मिनेटर होता है टर्मिनेट करना, यानी स्टेटमेंट को खत्म करने वाली चीज। ये सेमी कॉलन होता है, ऊपर डॉट नीचे कॉमा, इसको सेमी कॉलन बोलते हैं। अब ये क्या होता है कि ये स्टेटमेंट का आप समझ लें फुल स्टॉप होता है। जैसे इंग्लिश में आप लिखते हैं ना, इंग्लिश में आपने लिखा आई लव मैंगोज, ठीक है, आपने इसके एंड में फुल स्टॉप डाल दिया। आप नहीं भी डालेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके सेंटेंस जो है फिर भी कंप्लीट ही समझा जाएगा। लेकिन जब आप कंप्यूटर में आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में सी लैंग्वेज में कोई स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके एंड में उसका फुल स्टॉप यानी उसका सेमी कॉलन जो होता है, यानी कि उस स्टेटमेंट का टर्मिनेटर लगाना लाजमी है। आप नहीं लगाएंगे एरर आ जाएगा। एरर क्या आएगा, स्टेटमेंट मिसिंग का एरर होगा। एरर है स्टेट, वो भी मैं आपको कल जो आपका जो नेक्स्ट पार्ट 3 है उसके अंदर आपको बताऊंगी, ये सारे एरर्स दिखा के कि एरर कैसे आता है, उस एरर को रिमूव कैसे किया जाता है। स्टेटमेंट मिसिंग का ये इस तरह का एरर आ जाएगा अगर किसी स्टेटमेंट के एंड में उसका टर्मिनेटर नहीं होगा तो। ठीक है, अब एक और चीज आ जाती है स्टेटमेंट्स में, वो चीज क्या है कि सी लैंग्वेज जो है, सी लैंग्वेज वो क्या है, वो केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव है। केस सेंसिटिव का क्या मतलब है, केस का मतलब है, आपको पता है ये जो बड़ी एबीसी होती है ए से लेके जेड तक, ये अपर केस होता है, इसको अपर केस बोलते हैं, अपर केस अल्फाबेट्स।
जो छोटी एबीसी होती है ए से लेके ये जेड तक, इसको लोअर केस बोलते हैं। ये लोअर केस अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है। केस सेंसिटिव का मतलब है कि फॉर एग्जांपल आपने एक चीज लिखी है, प्रिंट एफ लिख लेते हैं, चलिए आपने प्रिंट एफ लिखा है सी लैंग्वेज में, सी प्रोग्राम में, तो क्या होगा अगर आप ये स्मॉल पी है, अगर आप इसको कैपिटल पी और बाकी प्रिंट एफ लिख दें, तो ये दो चीजें अलग अलग कंसिडर होंगी, ये दो चीजें एक नहीं होंगी। आपने छोटी एबीसी से किसी को बड़ी एबीसी में कर दिया तो वो दो अलग अलग चीजें हैं, वो एक नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने वेरिएबल ले लिया, फंक्शंस तो हमेशा सी में सारे फंक्शंस हमेशा स्मॉल अल्फाबेट्स में होते हैं, लोअर केस में होते हैं, लेकिन अगर आपने कोई वेरिएबल ले लिया, वेरिएबल्स जो हैं वो भी हम आगे बनाएंगे। वेरिएबल का मतलब है ऐसी चीज, ऐसी वैल्यू, ऐसी चीज जिसकी वैल्यू चेंज की जा सके। आपने मैथ में वेरिएबल्स पढ़े होंगे ना, एक्स और वाई ले लेते हैं आप लोग, एक्स वाई वेरिएबल्स फॉर एग्जांपल। तो क्या करते हैं आप, ये स्मॉल एक्स एक अलग वेरिएबल कंसीडर होगा सी लैंग्वेज में, कैपिटल एक्स एक अलग वेरिएबल कंसीडर होगा, स्मॉल वाई एक अलग वेरिएबल होगा, कैपिटल वाई एक अलग वेरिएबल होगा। ये एक वेरिएबल कंसीडर नहीं होंगे, वाई? क्योंकि सी लैंग्वेज इज अ केस सेंसिटिव लैंग्वेज, इसके अंदर केसेस बहुत सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। बस आज तक के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट पार्ट यानी कि हम टर्बो सी में इसी प्रोग्राम को, सेम प्रोग्राम को रन करेंगे, उस टर्बो सी को इंस्टॉल करना, उसमें प्रोग्राम एडिट करना, उसमें प्रोग्राम को प्रोग्राम एडिट करने के साथ प्रोग्राम को कंपाइल करना, उसको डिबग